हेलो व्यूअर्स। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले देखा था कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑटो कीवर्ड से बताए जाते हैं, ये मैं बताऊंगा। ऑटो जो वर्ड है अभी आप फिलहाल समझ लीजिए। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर जो रहते हैं उनकी लाइफ सिर्फ उसी ब्लॉक तक रहती है और स्कोप जो कि वो दिखते हैं वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर अंदर। तो इनकी कहानी सिर्फ ब्लॉक के अंदर अंदर की होती है, लाइफ भी और स्कोप भी। और जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो लाइफ और स्कोप होती है वो पूरे प्रोग्राम, मतलब हर जगह। ठीक है, ये होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ये एक्सटर्न भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये हमने लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स काफी अच्छे से समझ लिया था, हमने डायग्रामेटिकली विजुअली भी काफी अच्छे से समझ लिया था। अब आज हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं कि उनकी लाइफ होती है फुल प्रोग्राम की हर जगह, मतलब पूरे प्रोग्राम तक वो जिंदा रहते हैं, लेकिन स्कोप वो दिखते हैं सिर्फ ब्लॉक के अंदर अंदर तक। ओके, ये फर्क होता है। तो ये मैंने स्टैटिक वेरिएबल लिख दिया, इसे हम स्टैटिक कीवर्ड से बताते हैं अपने कोड लिखते वक्त। ठीक है, और ये तो ठीक है, ये तो इसका डेटा सेगमेंट में ये रहता है, ग्लोबल सेक्शन में कौन सी जगह ये रहता है वो तो ठीक ही है। लेकिन मेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी जो लाइफ होती है वो फुल प्रोग्राम जितनी तक होती है, लेकिन ये दिखता है, स्कोप इसका होता है विद इन दी ब्लॉक में ही, ब्लॉक के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो आइए कोड से थोड़ा समझते हैं ये स्टैटिक वेरिएबल। ओके, अच्छा, ये मैंने एक कोड लिखा है छोटा सा। तो बस एक चीज है, स्टैटिक वेरिएबल तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल अच्छे से समझ में आए उसका एक एग्जांपल, ताकि सब चीज क्लियर रहे। उससे पहले मुझे आपको ये इक्वालिटी ऑपरेटर, ये जो इक्वल ऑपरेटर है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ये मुझे जरा अच्छे से समझाना है, ताकि अभी हम स्टैटिक वेरिएबल इसकी अभी वो आएगी, इसकी यूज अभी आगे आएगी स्टैटिक वेरिएबल में। ताकि स्टैटिक वेरिएबल अच्छे से समझ में आए तो इसलिए मुझे आपको ये इक्वल टू वाला असाइनमेंट ऑपरेटर ये मैं अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम इंट मेन से हमेशा शुरुआत करते हैं, कोड की शुरुआत MAIN और ये गोल वाले ब्रैकेट्स, फिर ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ, मतलब ब्लॉक शुरू हुआ, और कर्ली ब्रैकेट बंद, मतलब ये ब्लॉक बंद हुआ। अब इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहला इंट हेलो, तो हेलो नाम का एक वेरिएबल की जगह बन जाएगी। ये हेलो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और इसका डेटा टाइप इंट है होगा, स्टैक में एक जगह बन जाएगी। ओके, और इसको हम कहेंगे डिक्लेयर भी हो गया, डिफाइन भी हो गया। फिर यहाँ पे हेलो इक्वल टू 5, तो जब इक्वल टू का एक इक्वल टू का साइन होता है तो इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू का मतलब, इक्वल टू को कहते हैं ना असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो हाँ, ओके। अब क्या है कि ये जब भी इक्वल टू आप देखें तो राइट वाली चीज, इक्वल टू के दाएं साइड जो होता है वो पहले इवेलुएट होता है और उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में आके रखा जाती है। ओके, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू आपको कहीं भी दिखे तो मतलब आप क्या करेंगे, दाएं साइड, उस इक्वल टू के दाएं साइड, मतलब इस साइड जो भी पूरी सी लंबी सी जो भी चीज है, जो कि अभी सिर्फ 5 लिखा है, वो पूरी चीज इवेलुएट होके इसके लेफ्ट साइड, बाएं साइड चली जाती है। ओके, ये होता है, पहले आपको दाएं साइड देखना है, फिर उसको लेफ्ट साइड डाल देना है, बस ये चीज करनी होती है। तो दाएं साइड इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो उसके दाएं साइड, राइट साइड 5 है, तो 5 जो है वो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, मतलब हेलो मेमोरी में जो जगह है वहां पे 5 रखा जाएगा। ओके, तो ये हो गई, ये यहाँ पे इसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट है प्रिंट एफ वैल्यूज %d कॉमा हेलो। तो वैल्यूज तो वैसी का वैसी आएगा, बाहर आउटपुट में दिखेगा, और %d मैंने हमेशा बताया परसेंट करके कुछ लिखा होता है, तो वो यहाँ की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है। तो मेमोरी में यहाँ पे जाके देखेगा हेलो में क्या अंदर थी, वैल्यू 5 थी, तो 5 यहाँ पे ला के रख देगा, तो वैल्यूज 5 हो जाएगी, आउटपुट में ये दिखेगा।
फिर नेक्स्ट है हेलो इक्वल टू हेलो प्लस 2, ये वाला स्टेटमेंट आया। फिर यहाँ पे फिर से इक्वल टू ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं। तो इक्वल टू के दाएं साइड आपको देखना है, वो चीज़ इवेलुएट करनी है इक्वल टू के दाएं साइड। तो इक्वल टू के दाएं साइड राइट साइड क्या है, हेलो एक तो लिखा है और फिर प्लस 2। तो मेमोरी में जाके देखेगा हेलो की वैल्यू क्या है इस वक्त, तो वो 5 होगी, तो 5 यहाँ पे रख देगा और फिर प्लस 2 करके, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो इक्वल टू के दाएं साइड पहले आपको देखना पड़ता है, दाएं साइड पूरी की पूरी जितना भी लंबा सा लिखा हुआ है वो पूरा आपको इवेलुएट करना पड़ता है। तो हेलो प्लस 2 पहले दाएं का इवेलुएट हुआ, तो 5 + 2 7 आ गया, और फिर जो 7 आ गया वो फिर लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो अब हेलो के अंदर अब 7 चला जाएगा। तो ये पूरी कहानी हो गई इस लाइन की। अब फिर नेक्स्ट लाइन चलेगी, प्रिंट एफ वैल्यू इज %d कॉमा हेलो। तो वैल्यू इज आउटपुट में वैल्यू इज वैसे का वैसे दिख जाएगा, और फिर %d में वही होता है जहाँ भी परसेंट करके लिखा होता है, तो वो यहाँ की वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाती है। तो अब मेमोरी में देखेगा कि अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो मेमोरी में 7 है लेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ ऊपर 5 + 2 7 डल गई थी ना इसके अंदर, तो अभी इसलिए हेलो के अंदर 7 है, तो 7 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो वैल्यू 7 लिखा के हमें दिख जाएगा आउटपुट में। तो अब मैं पूरा ये कोड चलाता हूँ, और फिर से वैसे मैं बता दूँ ये कमेंट है, ये कोड का हिस्सा नहीं है, कोड को ये दिख ही नहीं रहा है, ये बस मुझे और आपको बस समझने के लिए होता है, कमेंट्स हम डालते हैं कोड में। तो ये अब मैं पूरा कोड चला रहा हूँ, रन करता हूँ, तो बिल्ड होगा, फिर रन एग्जीक्यूट होगा। तो आउटपुट में हम देख सकते हैं कि शुरू में आया वैल्यू इज़ 5, ओके, फिर बाद में आया वैल्यू इज़ 7, ओके। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था वैसे ही हुआ। तो ये बस मुझे आपको बताना था कि ये वाला एग्जांपल से कि इक्वल टू जो होता है, जहाँ पे आप इक्वल टू देखते हैं, उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वो मैथमेटिक्स से थोड़ा अलग होता है। इस इक्वल टू का ये मतलब नहीं है कि दाएं साइड और बाएं साइड इक्वल है। इस इक्वल टू का यहाँ पे मतलब है कि दाएं साइड जो भी है लंबा सा, उसको पूरा इवेलुएट करो और लेफ्ट साइड के अंदर डाल दो, ओके। यहाँ पे इक्वल टू या कहीं भी इक्वल टू, अगर एक इक्वल टू है यानी कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो उसका मतलब ये होता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक नया अलग से कोड लिखा है मैंने। तो इसमें शुरुआत में ध्यान देने की बात है कि एक शुरुआत में एक ग्लोबल वेरिएबल है, और फिर यहाँ पे ये जो फंक्शन है जनरेशन नाम का, इसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है, ओके। स्टैटिक वेरिएबल का हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इंट मून जो कि एक नॉर्मल सा लोकल वेरिएबल है, और वैसे इंट मेन इसके अंदर एक ये इसका खुद का लोकल वेरिएबल है, ओके। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जब इस पूरे कोड को चलाया जाएगा, तो बात कैसे कैसे होगी। और ये स्टैटिक वेरिएबल जो अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक होता है, लोकल मतलब ये बस अंदर अंदर दिखता है, लेकिन इसकी लाइफ होती है पूरे कोड जितनी दौरान की, ओके। ये अभी हमने देखा था, है ना, यहाँ पे यही वाली चीज, ठीक है, कि स्टैटिक वेरिएबल जो कि ये है, इसकी जिंदगी लाइफ रहेगी पूरे प्रोग्राम के दौरान तक, और इसका स्कोप जो है विद इन दी ब्लॉक। मतलब अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर बनाया गया है ना, तो ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर अंदर दिखेगा। इसको हम यहाँ पे नहीं देख सकते, मेन के अंदर नहीं देख सकते। अगर मेन के अंदर है फिर भी उस वक्त तक ये जिंदा तो रहेगा ये स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वही कहानी हमेशा मेन से शुरू होती है, int star इक्वल टू 1। तो मेमोरी में स्टैक, मेमोरी में जगह बनी, ठीक है, मेन के फंक्शन का जो फ्रेम है स्टैक फ्रेम उसके अंदर। तो ये हुआ, और फिर इस यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल्स को तो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप, एक्सेस मतलब स्कोप देखना कि कहाँ वो नजर आता है, एवरीवेयर, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल हम हर जगह नहीं देख सकते। यहाँ पे अगर मैं यहाँ का स्टैटिक वेरिएबल वर्ल्ड अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो नहीं मिलेगा, ओके। हाँ, लेकिन सन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, तो वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन इक्वल टू सन +5 हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था इक्वल टू जहाँ पे होता है मतलब इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसके
इक्वल टू के दाएं साइड जितनी भी पूरी की पूरी चीज़ है वो आपको पहले इवेलुएट करनी पड़ती है। तो सन प्लस 5, तो सन के इस वक्त वैल्यू क्या है 2 है ना, शुरुआत में अभी ये 2 इसके अंदर डाला था, तो अभी ये 2 है वैल्यू, तो 2 प्लस 5 7 हुआ, और 7 अब सन के अंदर 7 चला गया, तो सन के अंदर वैल्यू अब 7 हो गई। अब जेनोवेशन कॉल किया हमने, ये फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल कैसे पता लगता है, जब उस फंक्शन का नाम लिखा और गोल वाले ब्रैकेट्स हों। ओके, ध्यान देना गोल वाले ब्रैकेट्स भी होने चाहिए, और बाद में डॉट कॉमा करके, इसे सेमी कॉलन बोलते हैं, डॉट और कॉमा। तो इसका मतलब फंक्शन कॉल, इसका मतलब क्या होता है, जो जेनोवेशन नाम का फंक्शन है वो चलाओ। तो अब मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बात अटक गई, यहाँ पे बात अभी रुकी हुई है, अब मेरा फ्लो यहाँ पे आ गया। अब जेनोवेशन के अंदर फिर अब स्टैटिक इंट वर्ल्ड इक्वल टू 5, यहाँ पे अब स्टैटिक वेरिएबल आपका डिक्लेयर और डिफाइन हुआ है। तो एक तो सबसे पहली बात, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो पूरे प्रोग्राम के दौरान एक बार डिफाइन होता है, बार बार डिफाइन नहीं होता रहता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स तो बार बार स्टैक फ्रेम से हटते रहते हैं और फिर नया फंक्शन कॉल होता है तो फिर से बनते हैं, लेकिन स्टैक वाले वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होता। ये मैं अभी विजुअली भी बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे थे स्टैक इंट वर्ल्ड इक्वल टू 5, तो वर्ल्ड नाम का एक इंट जितनी जगह लेने वाला एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन हुआ और उसके अंदर 5 वैल्यू रखा गई। फिर एक लोकल वेरिएबल बना जिसके अंदर 10 वैल्यू रखा गई। अब ये प्रिंट एफ हो रहा है, वर्ल्ड इज %d, तो वर्ल्ड का पहले %d की जगह रिप्लेस कर देगा, तो वर्ल्ड 5 हो गया, तो वर्ल्ड इज 5 आउटपुट पे आ गया। एंड मून इज, मून का यहाँ पे अभी 10 वैल्यू रखाई थी मून के अंदर, तो एंड मून इज 10, मून इज 10 ये यहाँ पे आ गया आउटपुट पे, ठीक है। ये मैंने पहले ही रन पे दबा के पहले ही आउटपुट निकाल रखा है इसका। तो अगर %d 2 बार है तो ये दोनों में से पहली वैल्यू पहले वाली जगह जाके रिप्लेस करती है, दूसरी वाली वैल्यू दूसरी जगह जाके रिप्लेस करती है। ओके, फिर स्लैश एन तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, दिखता नहीं है, वो बस नए लाइन पे आने के लिए होता है। फिर अब इसके बाद वर्ल्ड इक्वल टू वर्ल्ड प्लस 3 हुआ, मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू हुई, अभी तो उसके अंदर 5 थी, तो 5 प्लस 3 8 होके 8 उसके अंदर डल गई वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड की वैल्यू अब 8 हो गई। फिर मून की जो वैल्यू है मून प्लस 4, तो सबसे पहले इक्वल टू के राइट साइड वाली चीज़ देखी जाएगी, तो मून की वैल्यू सबसे पहले निकालेगा जो कि अभी क्या है 10 है, तो 10 प्लस 4 14 होके मून के अंदर रखा जाएगी, मून की वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर ये प्रिंट एफ होगा, तो सन इज %d, तो सन सबसे पहले लोकल वेरिएबल में ढूंढेगा, मिल रहा है कहीं, नहीं मिल रहा है, तो फिर ये बाहर ग्लोबल वेरिएबल में जाके ढूंढेगा, हाँ भाई ग्लोबल वेरिएबल में से मिल गया सन। अगर ग्लोबल में भी नहीं मिलता सन तो एरर आ जाता। तो ग्लोबल वेरिएबल मैंने हमेशा फिर से बताया हुआ कि ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं उनका स्कोप एवरीवेयर होता है, मतलब वो वेरिएबल हर जगह देखे जा सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल से ब्लॉक के अंदर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर सन इज %d, तो सन की वैल्यू आपको याद होगा यहाँ पे कितनी हो गई थी, 2 + 5 करके 7 हो गई थी, है ना। तो इसलिए सन इज 7 करके आएगा प्रिंट, ठीक है, क्योंकि अभी याद है ना मेन से कहानी शुरू हुई थी, तो यहाँ पे तो पहले ही उसने 7 बना दिया था। तो ये हो गया, अब ये क्लोजिंग ब्रेस बंद हुआ। अब जैसे जेनोवेशन का क्लोजिंग ब्रेस बंद होता है, जैसे ब्लॉक खत्म होता है, तो इसके सिर्फ स्टैक फ्रेम से लोकल वेरिएबल्स डिलीट होते हैं व्यूअर्स, ये ध्यान देना है आपको। स्टैटिक वेरिएबल वहीं का ग्लोबल सेक्शन में डेटा सेगमेंट में बना रहेगा, ये नहीं होता है डिलीट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लाइफ, अभी लाइफ की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्लॉक खत्म हुआ तो लोकल वेरिएबल्स की जो लाइफ थी, जिंदगी थी, वो से ब्लॉक जितनी थी, ठीक है, ब्लॉक जितनी मतलब यहाँ तक, ये ब्लॉक डिनोट करता है, कर्ली ब्रेस जो मुड़ा हुआ ब्रैकेट होता है। तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए, तो ये लोकल वेरिएबल कौन सा है, ये है, तो ये खत्म हो जाएगा डिलीट। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी जिंदगी फुल प्रोग्राम तक रहेगी, ये वाला डिलीट नहीं होगा, ये ही है डिफरेंस स्टैटिक वेरिएबल में, ठीक है। ये मैं अभी मेमोरी वाला विजुअली बताऊंगा ना, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पूरी बात हो गई, तो ये खत्म हो गया। अब वापस यहाँ से कॉल गई थी ना, अब यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट से रिज्यूम होगा, मतलब चलेगा। फिर प्रिंटफ स्टार इज %d स्टार, तो स्टार की वैल्यू 9 है, तो स्टार इज 9 लिखा के आ जाएगा, स्टार इज 9 आ गया लिखा के, ठीक है।
फिर अगला फिर से जेनोवेशन पे गया कॉल। अब यहाँ पे जो जेनोवेशन पे कॉल गई तो आपको लगेगा कि स्टैटिक इंट वर्ड फिर से डिफाइन होगा, लेकिन नहीं व्यूअर्स, ये पहले ही जो पहली वाली कॉल पे हम आए थे तो उसी वक्त ये बन चुका था ना मेमोरी में इसकी जगह, तो अब ये वापस डिफाइन नहीं होगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही स्टैटिक वेरिएबल्स में यही फ़र्क है, ये एक बार ही डिफाइन होते हैं पूरे प्रोग्राम में। वो इसलिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी अभी जिंदा है, स्टैटिक वेरिएबल तो फुल प्रोग्राम तक जिंदा ही है। वो तो जो लोकल वेरिएबल्स ख़त्म हो जाते थे, इरेज हो जाते थे, तो वापस फंक्शन कॉल आने पे वापस वो फिर से बनेंगे। तो ये इंट मून वाला फिर से बनेगा, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। अब आइए इस पे क्या होगा, वर्ल्ड इज परसेंटेज डी एंड मून इज परसेंटेज डी। तो वर्ल्ड इज परसेंटेज डी, तो आपको लगेगा कि वर्ल्ड में तो 5 वैल्यू है तो वर्ल्ड इज 5, वर्ल्ड की जगह 5 रखा जाएगा, लेकिन नहीं, पिछले कॉल में ही वर्ल्ड में हम वर्ल्ड प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 3 8 डाल चुके थे, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड इज 8 आएगा प्रिंट होके, वर्ल्ड इज 8, ओके। और फिर मून इज परसेंटेज डी, तो मून तो अभी नया का नया फ्रेश बना, तो इसके अंदर फ्रेश जो वैल्यू है 10 वो 10 आ जाएगी, तो मून इज 10, वो यही हो जाएगा। फिर से अब आप वर्ल्ड प्लस 3 कर दिएगा तो 8, क्योंकि अभी वर्ल्ड की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 3 11 इसके अंदर आ जाएगा। और मून फिर मून इक्वल टू मून प्लस 4 में क्या होगा, मून की भी वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 4 14 होके इसके अंदर चले आएगा। और फिर बाद में सन इज परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी में सन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे शुरुआत में 2 + 5 7 हो चुकी थी, तो सन इज 7 लिख के आ जाएगा। तो फिर ये वापस यहाँ पे ब्लॉक पे आ गए, तो वापस ये मून वाला वेरिएबल सब कुछ इरेज हो गया, लेकिन फिर से ये स्टैटिक वाला वेरिएबल बना रहा, इसकी ज़िंदगी हमेशा, क्योंकि ये फुल प्रोग्राम तक रहता है तो इसकी ज़िंदगी हमेशा बनी रही, ये अभी भी जिंदा रहा। मून वाला डिलीट हो गया मेमोरी से, वो इरेज हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ जो है से ब्लॉक तक ही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए, तो ये जेनरेशन वाली बात खत्म हो गई। फिर मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे फिर सन इज परसेंटेज डी सन, तो सन की जो लेटेस्ट वैल्यू है जो कि 7 है वो प्रिंट हो गई, सन इज 7, तो ये लास्ट वाली लाइन होके आ गई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है व्यूअर्स, ये आपको ध्यान से समझना है, और मैं अभी डायग्रामेटिकली विजुअली आपको समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो आइए इसको विजुअली देखते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने वही कोड लिख दिया है जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था ऑनलाइन सी कंपाइलर में, वही कोड मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। तो अब आइए देखते हैं ये कोड जब चलता है तो मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके। तो हमेशा की तरह कोई भी प्रोग्राम चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें कितने भी फंक्शंस हो, शुरुआत हमेशा मेन वाले फंक्शन से होती है, तो ठीक है। और तो मेन फंक्शन से ये चला, और फिर शुरुआत में ही इसमें एक ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, सन नाम का ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल तो शुरुआत में ही बन जाता है ना, तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा सन नाम का, तो मैं उसे बना देता हूँ। ये रहा ग्लोबल वेरिएबल और इसका है नाम सन, और इसका वैल्यू है इसके अंदर वैल्यू जो डाली है हमने वो है 2, ओके। तो 2 वैल्यू इसके अंदर चली गई, ओके, ये बन गया। अब यहाँ से चला, यहाँ से शुरुआत हुई चलना। अब सबसे पहले मेन का जैसी कर्ली ब्रैकेट आएगा, वहाँ पे स्टैक सेगमेंट में एक मेन का एक वो सेक्शन बन जाता है, ओके। मेन का एक सेक्शन बन जाएगा यहाँ पे, ओके। मेन का ये सेक्शन बन गया। अब क्या है इसके अंदर, इंट स्टार इक्वल टू 9, तो इंट स्टार इक्वल टू 9 मतलब स्टार जो है एक लोकल वेरिएबल है जिसके अंदर 9 वैल्यू है। तो ये वाला क्योंकि लोकल वेरिएबल है तो स्टैक सेगमेंट में बनेगा, तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। तो स्टार बन गया और इसके अंदर वैल्यू आ गई ये 9, ठीक है, 9 वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब जो है ये सन इक्वल टू सन प्लस 5 देखेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सन नाम का एक वेरिएबल तो है,
तो सबसे पहले वो लोकल इसमें ढूंढना चाहेगा कि लोकल में इसे मिला क्या सन नाम का, नहीं सन नाम का तो है नहीं यहाँ पे मेन के अंदर लोकल वेरिएबल, यहाँ तो सिर्फ स्टार है। तो फिर ये ग्लोबल इसमें ढूंढता है कि कहीं ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं है, तो हाँ इसे मिल जाता है ग्लोबल वेरिएबल। तो सबसे पहले ये 2 की वैल्यू यहाँ से उठाएगा, जो दाएं साइड होता है ना इक्वल टू के राइट साइड, तो पहले वैल्यूज रीड होती हैं। तो सन में क्या था इस वक्त, सन में वैल्यू देखेगा अच्छा 2 था, तो ये 2 यहाँ पे ला के रख देगा और फिर +5 उस पर कर देगा, 7 हो गया। और 7 फिर लेफ्ट साइड जो सन है वो उसके अंदर डाल देगा। तो यहाँ पे मेमोरी में सन जो है ये 7 हो जाएगा। ओके, ये 7 हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू में जैसे मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो सबसे पहले दाएं वाली चीज़, दाएं में चाहे जितनी भी बड़ी चीज़ है राइट साइड वो पूरी इवेलुएट होकर लेफ्ट साइड में चली जाती है। ओके, तो ये हो गया। अब आया जेनोवेशन का फंक्शन कॉल, क्योंकि नाम लिखा है फंक्शन का और फिर 2 गोल वाले ब्रैकेट्स हैं और सेमी कॉलन है, ये डॉट और कॉमा मतलब सेमी कॉलन, तो मतलब फंक्शन कॉल। तो इसका मतलब है भाई अब जो जेनोवेशन का फंक्शन है वो चलाओ। तो अब इस पे फ्लो यहाँ पे अब आ जाएगा और फिर यहाँ से जैसे इसका कर्ली ब्रेस शुरू हुआ तो इसका मेमोरी में स्टैक सेगमेंट में इसकी जगह बनेगी मेमोरी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जेनोवेशन नाम का वो बना, ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें स्टैटिक इंट वर्ल्ड इक्वल टू 5, तो ये यहाँ पे जैसे ही घुसेंगे हम तो स्टैटिक इंट वर्ल्ड इक्वल टू 5 ये एक स्टैटिक वेरिएबल बन रहा है, तो ये यहाँ स्टैक सेगमेंट में नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है आपका स्टैटिक वेरिएबल जो है वो यहाँ बनता है डेटा सेगमेंट में। तो ये वर्ल्ड नाम का तो ये वर्ल्ड नाम का वेरिएबल यहाँ पे बन गया और इसका मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकती है जो कि अभी मैटर नहीं कर रही है। और इसके अंदर वैल्यू रखाएगी, शुरुआत में कितनी वैल्यू दी है 5, ठीक है, 5 वैल्यू रखा गई। ओके, तो ये हो गई यहाँ पे बात। अब नेक्स्ट लाइन में इंट मून इक्वल टू 10, तो अब ये यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब ये एक लोकल वेरिएबल है, तो मून का जो लोकल वेरिएबल है वो यहाँ पे बनेगा व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे मून नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा MOON और इसकी मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकती है, जो कि कोई ना कोई तो हो ही गई मेमोरी एड्रेस, जिससे अभी हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके अंदर वैल्यू 10 आ गई, 10 हमने इक्वल टू 10 करके कर दिया ना। अब फिर ये यहाँ से प्रिंटफ वाला अब चलेगा स्टेटमेंट, तो वर्ल्ड इज %d, तो वर्ल्ड देखेगा सबसे पहले लोकल वेरिएबल में चेक करेगा, इसे नहीं मिला। अब ये यहाँ डेटा सेगमेंट में चेक करेगा, हाँ स्टैटिक वेरिएबल है, तो वर्ल्ड इसे यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगी जो कि 5 है। तो वर्ल्ड इज 5 एंड मून इज, और मून पे ढूंढेगा सबसे पहले लोकल वेरिएबल, हाँ मून इसे मिल जाएगा, तो मून की वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगी 10। तो वर्ल्ड इज 5 एंड मून इज 10। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला पहला स्टेटमेंट जो हमने देखा था ये वाला हमें आउटपुट में दिख जाएगा। फिर वर्ल्ड इक्वल टू वर्ल्ड +3, अब ये वर्ल्ड जो है ये यहाँ पे देखेगा नहीं लोकल वेरिएबल इसे नहीं मिला, तो फिर ये यहाँ पे डेटा सेगमेंट में देखेगा, हाँ भाई डेटा सेगमेंट में इसे मिल जाएगा। और क्योंकि ये तो स्टैटिक वेरिएबल है ना, तो स्टैटिक वेरिएबल इसी के अंदर डिफाइन हुआ था, तो हम उसे जिस ब्लॉक के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन होता है जो कि यहाँ पे हुआ था, जो कि जेनरेशन फंक्शन के अंदर हुआ था, तो हम इस फंक्शन के अंदर उसे देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज़ काम कर जाएगी, वर्ल्ड इक्वल टू वर्ल्ड +3। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ल्ड इक्वल टू वर्ल्ड +3 मतलब पहले वैल्यू यहाँ पे 5 रखाएगी, 5 + 3 8 हो जाएगी इसके अंदर वैल्यू, ठीक है 8 हो गई, वर्ल्ड के अंदर वैल्यू जो है वो 8 हो गई। अब मून इक्वल टू मून +4, तो मून की वैल्यू पहले लोकल वैल्यू से 10 लेगा, 10 + 4 14 करके मून के अंदर रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मून के अंदर वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक है, ये 14 हो गई। अब फिर प्रिंट ऑफ सन इज %d, तो आउटपुट में प्रिंट होगा सन इज, और फिर सन की वैल्यू ढूंढना चाहेगा तो पहले लोकल वेरिएबल में ढूंढेगा, नहीं से यहाँ पे सन नहीं मिला तो सन यहाँ पे मिला,
तो फिर यहाँ की वैल्यू उठा के प्रिंट कर देगा, तो सन इज 7 हो जाएगा प्रिंट, जो कि ये रहा सन इज 7। ओके, तो यहाँ से वैल्यू ले लेगा। अब ये जैसे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आए हम, तो जितना भी इसका स्टैक फ्रेम बना था जेनोवेशन का वो मिट जाएगा। ओके, वो मिट गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि इसका लोकल वेरिएबल्स मिट गए, लेकिन ये जो स्टैटिक वेरिएबल जो था वर्ल्ड नाम का वो अभी भी जिंदा रहेगा। ये ही थी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ जो जिंदगी होती है वो पूरे प्रोग्राम के दौरान होती है, ठीक है। तो ये अभी नहीं मिटेगा, ये यहीं पे वर्ल्ड इसके अंदर 8 वैल्यू स्टोर करके रखा रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आए थे ना इस फंक्शन कॉल पे, तो यहाँ ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि ये जेनोवेशन का यहाँ क्लोजिंग ब्रेस पे आ गए, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब प्रिंट एफ स्टार इज परसेंटेज डी स्टार, तो ये यहाँ की वैल्यू ढूंढना चाहेगा। अब हाँ, मतलब ये सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स में ढूंढने का स्टार है क्या, तो हाँ इसे स्टार मिल जाएगा। तो स्टार इज 9 या आउटपुट में हमें दिखा देगा, जो कि ये रहा स्टार इज 9, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से जेनोवेशन की कॉल हुई, तो फिर से जेनोवेशन पे कॉल आई और फिर से क्लोजिंग ब्रेस जैसे ही शुरू हुआ तो यहाँ पे एक नया इसका स्टैक फ्रेम बन जाएगा जेनोवेशन के फंक्शन का। तो ये जेनोवेशन हुआ, ओके। और फिर यहाँ पे फिर से स्टैटिक इंट वर्ल्ड इक्वल टू 5 आया ना, लेकिन ये देखेगा कि भैया स्टैटिक नाम का ये वाला वेरिएबल तो ऑलरेडी बन चुका है, तो अब ये फिर से दोबारा नहीं बनाएगा। ओके, यहाँ पे ये डिफरेंस है। ये फंक्शन पहली बार जब ये फंक्शन कॉल हुआ था तो उसी टाइम ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया था ना मेमोरी में, तो अब ये दोबारा नहीं बनेगा। तो अब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ना ही इसके अंदर वो वैल्यू रखेगा, 5 भी नहीं रखेगा, वही जो पुरानी वैल्यू वही रखी रहेगी। फिर इंट मून आए, हाँ ये तो भाई लोकल वेरिएबल है, ये तो फिर से दोबारा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले ख़त्म हो चुका था, ठीक है, इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। तो अब ये दोबारा बनेगा और इसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने रखी 10, और इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एड्रेस से अभी उतना वो नहीं है हमें, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ मून का फिर से डेफिनेशन हो गई, मतलब डेफिनेशन मतलब मेमोरी में जगह बन गई। अब फिर से वर्ल्ड इज परसेंटेज डी, तो वर्ल्ड इज परसेंटेज डी। अब ये यहाँ से वर्ल्ड की वैल्यू इसे यहाँ नहीं मिली, तो ये यहाँ पे देखेगा डेटा सेगमेंट में, तो यहाँ इसे 8 मिल जाएगा, तो वर्ल्ड इज 8 एंड मून इज 10, तो मून इज 10। भले ही आपको याद होगा कि पिछले बार जब ये फंक्शन चल रहा था तो मून इक्वल टू मून प्लस 4 करके वैल्यू यहाँ पे 14 आ गई थी, मून की तो वैल्यू 14 हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो क्लोजिंग ब्रेस पे आके वो पूरा का पूरा मिट गया था ना, वो पूरे वेरिएबल मून के जो 14 वैल्यू जो अंदर स्टोर हुई थी वो भी मिट गई थी, तो अब उससे तो पुराना है, उससे तो वो ख़त्म ही हो चुका था, तो वो 14 वैल्यू नहीं लेगा। अब यहाँ पे वो जो नई वैल्यू है जो अभी फ्रेश बना मून, क्योंकि मून लोकल वेरिएबल है वो हमेशा फ्रेश बनता है, तो इसलिए अभी 10 वैल्यू लेगा। तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड इज 8 एंड मून इज 10। ओके, तो ये यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, वर्ल्ड इज 8 एंड मून इज 10। ओके, तो स्टैटिक वैल्यू, वो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिजर्व रहेगी, उसकी जो एक बार वैल्यू होती है वो बार बार मिटती वगैरह नहीं है, वो प्रिजर्व रहेगी, लेकिन क्योंकि मून लोकल वेरिएबल है तो वो मिटता रहता है, तो पुरानी वैल्यू से पिछले कॉल पे जो वैल्यू थी उससे कोई डिपेंड नहीं करता। अब फिर ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड इक्वल टू वर्ल्ड प्लस 3, तो वर्ल्ड इक्वल टू वर्ल्ड प्लस 3, तो पहले दाएं वाली साइड वर्ल्ड की वैल्यू रहेगा 8 प्लस 3 11, जो कि इसे 11 कर देगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ये यहाँ पे 11 कर देगा। ओके, 11 कर दिया, और ये मून ये 11 होके वर्ल्ड के अंदर रखा जाएगा, तो वर्ल्ड के अंदर 11 हो गया, ये वाला स्टेटमेंट हो गया। अब मून इक्वल टू मून प्लस 4, तो इक्वल टू के राइट साइड वाला मून की वैल्यू लेगा जो कि 10 है, 10 प्लस 4 14 करेगा, और 14 वैल्यू मून के अंदर रखा जाएगी, तो मून के अंदर 14 वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये 14 हो गया। अब प्रिंट सन इज परसेंटेज डी सन, सन की वैल्यू 7 लेगा, तो सन इज 7 ये आउटपुट में हमें प्रिंट होके दिख जाएगा। तो ये रहा सन इज 7, ये रहा सन इज 7, ये हमें आउटपुट में। फिर यहाँ पे फिर से क्लोजिंग ब्रेस आ जाएगा, तो फिर से इसके जो स्टैक फ्रेम का सब कुछ है वो डिलीट हो जाता है। ओके,
और यहाँ पे फिर से मैं आपको फिर से स्ट्रेस दे रहा हूँ उस बात को, भले ही लोकल वेरिएबल्स और स्टैक फ्रेम में जितनी चीज़ें वो सब डिलीट हो जाती हैं इस फंक्शन के कर्ली क्लोजिंग वाले कर्ली ब्रेस पे आने पे, जो कि ब्लॉक ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका जो स्टैटिक वेरिएबल है वो वैसे का वैसा ही रहेगा यूज़र्स व्यूअर्स, ठीक है, वो नहीं मिटता, वो फंक्शन के ब्लॉक ख़त्म होने पे नहीं मिटता। मैंने आपको टेबल पे बताया हुआ है, इसकी ज़िंदगी लाइफ टाइम रहती है, लोकल वेरिएबल्स की ज़िंदगी ब्लॉक ख़त्म होने पे ख़त्म हो जाती है, मैंने आपको पूरा अभी टेबल में बताया हुआ है। तो ये यहाँ पे बात हो गई, ये ख़त्म हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट चल गया। अब यहाँ से आए थे ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे वापस अब आएंगे। अच्छा, मेन का तो बना ही हुआ है स्टैक फ्रेम में, क्योंकि मेन के हम कर्ली क्लोजिंग कर्ली वाले ब्रेस पे तो आए ही नहीं है ना, तो इसलिए इसका तो बना ही हुआ है। फिर अब इसके बाद प्रिंट एफ सन इज %d, तो सन का सबसे पहले यहाँ पे देखेगा लोकल वेरिएबल, इसे नहीं मिला, तो फिर ग्लोबल में ढूंढते हैं, हाँ भाई इसे यहाँ पे 7 मिल गया, तो सन इज 7, फिर से आपको प्रिंट होके दिख जाएगा सन इज 7। ओके, तो आउटपुट में हमें सन इज 7 प्रिंट होके दिख गया। अब यहाँ पे मेन का क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आ गया, तो सबसे पहले मेन का पूरा स्टैक फ्रेम में जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो सब मिट जाएंगे। और अब तो क्योंकि मेन तो स्पेशल फंक्शन होता है ना, मेन का क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आने पे आपका पूरा प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया, तो पूरा जो है ये भी आपका ये सब भी डिलीट हो जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे, ये सब भी सब डिलीट हो जाएगा। अब तो आई होप आपको ये डायग्रामेटिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको आया होगा समझ में। तो एक दो बस कुछ छोटी सी चीज़ें हैं वो मैं आपको और करके दिखा दूं। तो ये हम लोग बोल रहे थे कि स्टैटिक वेरिएबल की ज़िंदगी तो पूरे दौरान रहेगी, जो कि हमने देख लिया कि जेनोवेशन का फंक्शन बार बार जो बन रहा था तो वो हर बार स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनता है, वो एक ही बार डिफाइन होता है, तो और उसकी ज़िंदगी पूरे प्रोग्राम के दौरान होती है, लेकिन देख सकते हैं हम उसे सिर्फ उसी फंक्शन ब्लॉक के अंदर। तो आइए ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ। तो पहली बार जो जेनोवेशन का फंक्शन कॉल हुआ तो उस वक्त ये स्टैटिक वेरिएबल बना है ना डेटा सेगमेंट में, लेकिन अगर बाद में मैं इसे यहाँ पे मेन वाले फंक्शन में अगर स्टैटिक वेरिएबल को अगर मैं वो करना चाहूँ, ठीक है, वो एक्सेस करना चाहूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जेनोवेशन का फंक्शन कॉल होके ये पूरा चलेगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन ये चलेगी, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा जेनोवेशन का। तो मैंने बताया था स्टैटिक वेरिएबल है ये वर्ल्ड, तो स्टैटिक वेरिएबल तो पूरी ज़िंदगी प्रोग्राम की पूरी ज़िंदगी भर रहता है, तो ये तो इसी वक्त रहेगा मेमोरी में, लेकिन क्या हम इसे दूसरे फंक्शन, जो कि मेन फंक्शन एक दूसरा फंक्शन है, उसके अंदर से क्या हम उसे देख सकते हैं? तो हम उसे नहीं देख सकते, यहाँ पे एरर आ जाएगा, इसे वर्ल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वही बोल रहा है, नहीं मिला, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड कह रहा है, मतलब कि ये तो डिक्लेयर ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसे वर्ल्ड नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप मैंने बताया था विजिबिलिटी को कहते हैं, जो हम उसे सिर्फ विद इन दी ब्लॉक, तो भले ही इस वर्ल्ड की वाले स्टैटिक वेरिएबल की जिंदगी पूरे प्रोग्राम के दौरान है, इसे हम देख सकते हैं सिर्फ इसी के ही अंदर, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं कि अगर इंट मून जैसे कि ये लिखा है, इसके आगे अगर ऑटो नहीं लिखा हो तो वो लोकल वेरिएबल ही लेता है। और वैसे अगर आपको एक्सप्लिसिट होना है कि बस बताना है कि भाई ये मेरा ऑटो ही वेरिएबल है, या यहाँ भी इस वाले इसके आगे भी ऑटो लिख दें, तो ऑटो होता है लोकल वेरिएबल्स बताने को। तो वो हमारा, एक मिनट इसको मैं कमेंट आउट कर दूं इस वाले को, ये तो मैंने आपको स्कोप विजिबिलिटी बताने के लिए लिखा था ना, समझाने के लिए, अब इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, मतलब ये कोड कमेंट कर दिया, मतलब ये कोड का हिस्सा नहीं है अब। तो अब मैं इस पूरे कोड को चलाऊंगा तो वो बिल्कुल पहले जैसा ही आउटपुट देगा हमें। ओके, तो ऑटो वो बस लिखने के लिए होता है कि भाई ये वेरिएबल मेरा स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, ये लोकल वेरिएबल है। और अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट इसे लोकल वेरिएबल ही लेता है। ओके, तो ये मतलब होता है, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑटो का मतलब मैं बताऊंगा, तो वो लोकल वेरिएबल्स बताने के लिए होता है ऑटो कीवर्ड। एक्सटर्न हम पढ़ेंगे जब हम मल्टीपल फाइल्स हम
करेंगे ना इस्तेमाल, तब हम एक्सटर्न की चीज़ देखेंगे। तो आई होप व्यूअर्स आपको पूरा ये समझ में आया होगा। मैंने जितना बेस्ट हो सकता है आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है यूजिंग विजुअल डायग्राम्स, और चाहे तो आप ये वीडियो 2-3 बार और देख सकते हैं, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा 2-3 बार और देख लीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।